नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS, एक अद्भुत प्रशासनिक अधिकारी। अद्भुत इसलिए कि जब किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंतस में, हृदय तल में साहित्य, समाज और करुणा, इन सब का सम्मिश्रण होता है तो वो व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत हो जाता है। एक ऐसे ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ IAS श्री राजीव शर्मा जी, जो संभाग आयुक्त हैं शहडोल के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। सर, जिस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी बतौर संभाग के आयुक्त के बतौर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, उस बीच में लेखन के लिए समय निकाल पाना, और लेखन भी ऐसा कि आपकी जो अभी वर्तमान की जो रचना है, एक अद्भुत सन्यासी, मैं खुद भी उसको उसको पढ़ रहा हूँ और उसमें हमारे सनातन संस्कृति के तमाम ऋषि मुनियों का, जो आज की पीढ़ी को अगर उनके नाम कहें तो लगभग उनको उनसे उनका परिचय ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उनसे उनके विषय में उनको ज्ञान नहीं है। तो ये कहाँ से सर ऐसा लगा कि आपको ये अद्भुत सन्यासी ये लिखना चाहिए सर? मुझे ये देखने में आया कि हमारे चारों ओर की जो दुनिया है, जी। चाहे वो सिनेमा का सुनहरी पर्दा हो या टीवी स्क्रीन्स हो या मोबाइल की स्क्रीन्स हो, जिन पर हम ज्यादातर समय बिताते हैं जी। आज के, इन सब पर जो हमारी मूल संस्कृति आती है, जो धरोहर है, उस पर प्रामाणिकता के साथ कोई तथ्य उपलब्ध नहीं। और जितना नुकसान हमारी संस्कृति का 400 साल की गुलामी में नहीं हुआ, वो हमारा 70-75 वर्ष की गुलामी में हुआ। क्योंकि आज के युवा से आप मिलिए तो उसके नायक भारतीय नहीं है, या तो वो हॉलीवुड से उद्भूत है, और अगर वो कोई बचपन है, बच्चे हैं, तो पता चलेगा कि वो किसी कोई कार्टून पात्र, भारत जैसे देश में जो महापुरुषों की धरती है, एक से एक अद्भुत लोगों ने जहाँ जन्म लिया, तो वहाँ के बच्चे कार्टूनों से प्रेरित हों कि कार्टून उनका आयरन मैन और अजीब अजीब बैटमैन और अजीब अजीब नामों और अजीब अजीब आकार के किरदार, जी। वो उनका आदर्श बन जाए। तो मुझे चिंता हुई और मुझे लगा कि आज के भारत के सामने मुझे उन किरदार को प्रस्तुत करना चाहिए कि जिन्हें हमारा आदर्श होना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे पुरखों के लिए कुछ किया है। जी। अद्भुत सन्यासी के पहले भी सर आपने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन अद्भुत सन्यासी का जो प्रतिसाद है मराठी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, भारत की तमाम राजकीय भाषाओं में जो उसका अनुवाद हो रहा है, बेस्ट सेलर के तौर पर सामने आ रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आ रही हैं। तो जब कोई कोई लेखक, मतलब मैं समझता हूँ कि लेखक को जब इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको वैसी ही अनुभूति होती है जैसे किसी पिता को अपने बेटे की सफलता पर होती है या किसान को अपनी लहलहाती फसल देखकर होती है। तो ये अद्भुत सन्यासी का अद्भुत जो रिस्पॉन्स मिला, आपको मतलब सोच एकदम ही धारा के विपरीत लिखा, जैसा आपने कहा कि वर्तमान समय में जो हमारे नायक हैं, हीरोज हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनमें हमारे वास्तविक जो नायक हैं उनको स्थापित करने का ये प्रयास था, और प्रतिकूल प्रयास था वर्तमान भाव के। तो इतना अच्छा उसकी रिस्पॉन्स की उम्मीद थी जैसा सर अद्भुत सन्यासी को मिला? मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा कि मैं नकार खाने में एक तूती का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब आप धारा के प्रतिकूल चलते हैं तो आपको सिर्फ प्रतिरोध मिलता है।
और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसे भगवान परशुराम का और भगवान आदि शंकराचार्य का, जिन पर मैंने अपनी पहली किताब विद्रोही सन्यासी लिखी, उन्हीं का आशीर्वाद है। उनकी कथा है इतनी आकर्षक, इतनी रोचक, इतनी एडवेंचरस कि जो भी पढ़ता है तो उसको आगे पढ़ने की इच्छा होती है। जी सर, चंबल की माटी में जन्म लिया, आपकी शिक्षा दीक्षा भिंड हुई, फिर वहाँ से आप प्रशासनिक अधिकारी के बतौर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद विभिन्न जगहों पर आपने अपनी सेवाएं दी। और मैं इस पुस्तक में जब आप देख रहे हैं कि आपने लिखा है कि मेरे शिक्षकों सर्वश्री गौरी प्रसाद मिश्र, ब्रजेश कुमार पांडे, डॉक्टर एमडी मिश्र, डॉक्टर सोनेलाल शर्मा के श्री चरणों में सादर। तो ये अद्भुत सन्यासी आपने ये 4 अद्भुत व्यक्तित्व के समर्पित की है। इनके विषय में जरूर जानना चाहूंगा सर कि ये आपके जो शिक्षक गण थे, ये स्कूल के समय के थे सर, के कॉलेज के समय के? मैं आभारी हूँ आपका नवीन जी कि आपने मेरे मन को छूने वाला प्रश्न पूछा। मैं और आप या कोई भी इंसान जो है, हम अपने शिक्षकों के गढ़े हुए हैं। हमारे माता पिता हमें गढ़ते हैं और हमारे शिक्षक हमें संवारते हैं। तो ये जो चारों जो महापुरुष जिनके श्री चरणों में मैंने अपनी ये किताब समर्पित की है, इसमें श्रद्धेय गौरी प्रसाद मिश्र जी, वो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक थे, शासकीय कॉटन जीन स्कूल के शिक्षक थे जी और मेरे जैसे असंख्य विद्यार्थियों को उन्होंने गढ़ा। जी आलोक तोमर पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जी तो आलोक जी जैसे लोग उनके शिष्य रहे। और फिर डॉक्टर एमडी मिश्र साहब, वो इतिहास के प्राध्यापक थे भिंड के एमजेएस कॉलेज में, और अभी सेवानिवृत्त होकर ग्वालियर में निवास करते हैं। जी तो मैं तो छात्र नेता था, तो मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ लाने वाले ये मेरे प्रोफेसर साहबानी थे, चाहे आदरणीय सोनेलाल शर्मा जी रहे हों जी या प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे रहे हों। इन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम तो आईएएस बन सकते हो, तुम कहाँ यहाँ राजनीति में जा रहे हो। तो ये मुझे राजनीति से जी जी खींच कर और प्रशासनिक सेवा में लेकर आए। जी सर, जिस प्रकार से ये साहित्य और मैं प्रशासनिक सेवाओं की बात करूं तो बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं के दौरान साहित्य की रचना और साहित्य की रचना करते हुए प्रशासनिक सेवाएं देना, इसमें कैसे सामंजस्य बिठाते हैं सर? मैं समझता हूँ कि मेरा साहित्य मुझे मनुष्य बने रहने में मदद करता है। एक प्रशासनिक अधिकारी को अगर संवेदना नहीं है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। और जीवन तो विरोधाभासों के संतुलन का ही नाम है। मैं बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूँ कि वृंदावन में बांसुरी बजाने वाला और कुरुक्षेत्र में युद्ध का संदेश देने वाला कृष्ण एक ही था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत बात कही। हम आदमी हैं, दुआ कीजिए, और हम आदमी रहें इसके लिए भी दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा कीजिए। तो सर, जहां हक की बात आती है वहां तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी से, और खासकर जब आप एक संभाग के मुखिया हैं तो तमाम लोग आपके सामने हक और हुकूक की आवाज़ लेकर आते होंगे, दरखास्त लेकर आते होंगे। कोई ऐसा नवाचार जो आपको लगता हो जिसने शहडोल संभाग में कायाकल्प किया हो, समाज को एक नई अनुभूति दी हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाचार तो यहाँ कई सारे किए, जी लेकिन जो चीज़ मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छूती है वो है मेरा मौलिक कार्य। जी कि आम जनता में ये छवि हमारे सरकारी दफ्तरों की है कि वहाँ बिना जुगाड़ के, बिना तिगाड़ के, बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के कोई सुनवाई नहीं हो सकती। जी और दुर्भाग्य से ये गलतफहमी इसने एक विश्वास का रूप ले लिया है जनमानस में। जी तो मैंने यहाँ आने के बाद पहला कार्य तो ये किया कि लोगों को अपने प्रशासनिक तौर तरीकों से ये भरोसा दिलाया जी कि 2022 में भी जी
ऐसे सरकारी दफ्तर मौजूद हैं जी कि जहां पर आप बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत लेकर जा सकते हैं, और उसके अगर आपकी शिकायत में दम होगा तो उसके खिलाफ 100% कार्यवाही होगी, कानून अपना काम करेगा। जी तो ये कोई नवाचार नहीं है, लेकिन ये जन विश्वास की पटरी से उतरे हुए प्रशासन को दोबारा जन विश्वास की पटरी पर लाने का विनम्र प्रयास है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब दूर दराज गांव से बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, विकलांग और कमजोर से कमजोर लोग जब अपनी पीड़ा लेकर मेरे पास आते हैं, तो एक तरफ तो मेरे सामने ये चुनौती होती है कि क्यों इन्हें मेरे तक आना पड़ा। ये मैं उसे सफलता नहीं मानता, मैं उसे अपना फेल्योर मानता हूं कि अगर मेरे गांव में दूर दराज के आदमी को रास्ते में पड़ने वाले सारे सरकारी दफ्तर छोड़ के अगर कमिश्नर के दफ्तर तक आना पड़े, तो दिस इज माय फेल्योर। और दूसरा कि संतोष इस बात का होता है कि कम से कम उसको भोपाल नहीं जाना पड़ा, जी जी और कम से कम भोपाल और शहडोल के बीच में कोई एक कड़ी है जहां उसको भरोसा है कि उसकी बात सुनी जाएगी, और न केवल सुनी जाएगी, 100 में से 99 मामलों में शाम को जब वो घर पहुंचेगा तो विजय का संतोष उसके चेहरे पर होगा। जी तो ये मैं समझता हूं कि आज शहडोल में दूर दराज के गांव तक, जी कि जिन गांवों तक मैं अभी भी जा नहीं सका हूं, जी वहां भी आम जनता के बीच में एक विश्वास का एक तंतु स्पंदित हुआ है जी कि नहीं, शासन और प्रशासन जनता की आवाज सुनते हैं। जी और जहां तक नवाचारों की अगर जी बात में कहूं, जी तो नवाचार एक हमने फुटबॉल क्रांति का किया है कि जी जी जिसमें शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का तो निस्संदेह और पूरे देश का शायद पहला संभाग है जहां हर गांव में फुटबॉल का के क्लब का गठन जो है हमारे कलेक्टरों, सीओज और जनप्रतिनिधियों सबके सहयोग से करने में हम लोग सफल हुए हैं। और गांव-गांव में फुटबॉल में एक से एक प्रतिभाएं निकल कर आ उसी रही हैं। उसी उसी प्रश्न पर सर आना चाह रहा था कि मैंने वो सोशल मीडिया जी, के थ्रू मीडिया के थ्रू देखा कि गांव गांव में फुटबॉल के क्लब, मतलब एक तो जहां खेलने के मैदान नहीं है, फुटबॉल अगर कहीं खेली जाएगी तो बिल्कुल तय है कि एक अच्छा खासा मैदान वहां चाहिए। फिर कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो एक उस अवधारणा को भी बहुत मजबूत करता है, ऊर्जा ठीक दिशा में लगती है। तो ये ख्याल कैसे आया सर कि गांव गांव में मतलब फुटबॉल के क्लब खड़े कर दिए जाए? हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है, वहां लोगों की बड़ी अभिरुचि है, वहां गांव गांव में फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में शहडोल में कैसे आपके दिमाग में आया कि इनको इस खेल से जोड़ें, और फिर जब किसी को कोई व्यवस्था से जोड़ेंगे तो फिर एक स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, पूरी सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी, वहां तक उनको ले जाने के लिए खुद भी खड़ा रहना पड़ेगा। तो कैसे आया ये विचार फिर जो फलीभूत हुआ वो? इसका श्रेय भिंड को है कि भिंड में मेरे घर के पास ही योगाश्रम था, जी जी और उस योगाश्रम में बाबा रामदेव जब बचपन में चलना सीख रहे होंगे, उस समय उस योगाश्रम में सारे यौगिक आसन हम लोगों ने सीखे और सारी क्रियाएं सीखी, चाहे नौली हो, चाहे नेति हो। और वहाँ योगाश्रम में सुबह से वहाँ पर कोई पहलवानी कर रहा है, कोई गौरी तालाब में, गौरी सरोवर में तैर रहा है, कोई जो है डंबल कर रहा है। तो वहां से वो संस्कार लेकर मैं चला, और पूरे प्रशासनिक जीवन में जहां जहां मैं पदस्थ रहा, जी वहां हर जगह मैंने खेलों को बढ़ावा दिया जी और स्पोर्ट्स क्लब बनवाए, प्रतियोगिताएं चलवाई। और आपको ताज्जुब होगा नवीन जी, और खुशी भी होगी सुनकर, कि आज से 30 साल पहले मैं जहां एसडीएम था, और वहां दमोह जिले के हटा सब डिवीजन में, जी और मैंने आज से 30 साल पहले एक मैराथन दौड़ शुरू की थी। अब मैं 4 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, लेकिन वो दौड़ भी मेरे करियर के साथ साथ परवान चढ़ती जा रही है। और हटा के युवाओं की कई पीढ़ियां ऐसी हैं कि जो उस
में भाग भी जिन्होंने लिया है और जो अभी उसके आयोजन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जी जी तो मैं जहां जहां भी रहा हर जगह हमने खेलों को बढ़ावा दिया। और शहडोल में फुटबॉल को चुनने के पीछे एक कारण था। एक जी कारण तो ये था कि जब मैं शहडोल आने के ठीक पहले 1 महीने में बंगाल में था। जी जी तो बंगाल में जब मैंने देखा कि शाम को मैदानों में हजारों बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे खुशी भी होती थी और दुख ये होता था कि हमारे मध्य प्रदेश में ये दृश्य दिखाई नहीं देता। जी तो मुझे लगा जब भी मौका लगेगा तो हम अपन मध्य प्रदेश में इसको करेंगे। जी दूसरा, फुटबॉल सर्वहारा का खेल है। जी गरीब से गरीब आदमी फुटबॉल खेल सकता है। जी केवल एक अकेली फुटबॉल और 20-30 खिलाड़ियों को एक साथ खेलने का मौका बनती है। बिल्कुल ठीक बात। जबकि बाकी किसी भी खेल में बहुत किट की और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैंने फुटबॉल को चुना कि गरीब से गरीब आदमी भी आराम से इसको खेल सकता जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आ, खेलों का बड़ा महत्व है और जो आपके जीवन पे जिस विषय वस्तु ने गहरी छाप छोड़ी हो वो आपके कर्मों में परिलक्षित भी होती है। और भिंड का ये एक और स्वर्णिम पहलू आपने यहाँ प्रस्तुत किया। अक्सर सर आप फेसबुक पर जब आपकी जो पोस्ट होती हैं वो प्रकृति से, आपके कार्यों से, अक्सर आप जब दौरों पर जाते हैं तो लोगों से सहज वार्तालाप या वहाँ कुछ भी आपने ऐसा देखा जो बिल्कुल मौलिक है, उसको आप कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं। तो क्या लगता है सर कि हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं और हमारे पास जो संसाधन हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेलों में हों, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हों, साहित्यिक दृष्टिकोण से हों, उनको मंच, उनकी ऊर्जा को, उनकी रचनात्मकता को एक उचित मंच मिले। अब चूंकि स्वयं आप इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं, तो क्या शहडोल में इस दिशा में फुटबॉल के अलावा भी सर और किसी इस प्रकार के कुछ और अभिनव प्रयोग किए गए सर? यहाँ हम लोग बहुत सारे छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं जी कि यहाँ पर हमारा ये आप जानते हैं कि ट्राइबल बेल्ट है। जी तो हमारे जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों का जीवन है ये कला से, संस्कृति से, नृत्य से, संगीत से, चित्रकारी से, मूर्ति कला से, इन सब चीजों से बहुत संपन्न है। तो यहाँ के इस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे छोटे छोटे प्रयोग मैंने और मेरी टीम ने किए हैं। जी कि हमने अमरकंटक में जो जड़ी बूटियां, औषधियां और वहाँ का जो पुरातात्विक वैभव है जी उसके लिए कुछ प्रयास किए हैं पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर। जी इसके अलावा यहाँ का जो हस्तशिल्प है उसको मार्केट देने के लिए हमने अमरकंटक में एक शोरूम जिला पंचायत अनूपपुर से प्रारंभ करवाया है। जी इसी तरह से उमरिया में मेरे आने के बाद जी करीब 15 साल पहले मैंने यहाँ के आदिवासियों के सामग्रियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बांधव उत्सव प्रारंभ किया था और एक शोरूम खोला था ट्राइबल आर्ट के चीजें बेचने के लिए, हस्तशिल्प के सामान बेचने के लिए। जी तो अभी मेरे आने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि उमरिया की हमारी टीम ने लग के और मेरे द्वारा शुरू किए गए उस हस्तशिल्प केंद्र को दोबारा फिर से स्व सहायता समूह की महिलाओं को लगाकर प्रारंभ किया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि जो यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले दिनों में उनको प्रोत्साहन दिया है। जी जिस प्रकार से सर कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जिस दिन शहर का रुख गांवों की तरफ हो जाएगा बनिस्बत इसके कि गांव का पलायन शहरों की ओर हो, जब तक ये नहीं होगा तब तक इस देश का परम वैभव, इस देश का विकास होना असंभव है, नामुमकिन है। तो जिस प्रकार से वही जो एंटिक चीज़ें हैं जो लोग देखना खरीदना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, जिनकी बहुत मांग है, जिनकी बहुत डिमांड है, सिर्फ उनको अच्छे बाज़ार उपलब्ध नहीं है, उनको अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। और शहडोल तो पूरा ही प्राकृतिक संपदा से, जनजातियों से परिपूर्ण है। तो कुछ ऐसे अगर
भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रकृति की कृपा है सर शहडोल पर। तो इस प्राकृतिक वैभव का, प्राकृतिक भंडार का, जनजातियों का एक सही दिशा में काम हो सके इनके लिए, उसके लिए शासन के स्तर से मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। तो क्या कुछ अलग से सर अतिरिक्त, जैसे एक विशेष पैकेज होता है या कोई एक अलग से कोई ऐसी योजना बनाई गई हो सर जिसमें? इसमें इसमें नवीन जी, मेरा मानना यह है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, जी इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कि मुझे लगता है कि केंद्र शासन के सामने हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को अगर सही प्रभावशीलता के साथ अगर और दबंगी के साथ अगर प्रस्तुत किया जाता, जी तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को स्पेशल पैकेज समय समय पर केंद्र की सरकारों ने दिए हैं, जी जी या हिमाचल प्रदेश को या उत्तराखंड को के निवासियों को जो विशेष सुविधाएं केंद्र सरकार देती है, जी हमारे मंडला, डिडोरी, शहडोल, उमरिया, ये इन सब स्थानों को, अनूपपुर, इवन छिंदवाड़ा, बालाघाट, जी तो ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर घाटियां हैं, पर्वत हैं, और यहाँ के लोगों ने पूरे देश के पर्यावरण के लिए हरियाली दी है और बदले में व्यावहारिक दिक्कतों का सामना किया है। जी तो ये हकदार है ये इलाका इस बात के लिए कि केंद्र सरकार विशेष पैकेज इन इलाकों के लिए बनाए। अभी हम लोगों ने ये किया है कि एक तो गांव-गांव में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए मैंने एक स्पेशल प्लान बनाकर भेजा है राज्य सरकार को, पर ट्राइबल डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। इसके अलावा अमरकंटक में प्राकृतिक जड़ी बूटियों के परिवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए और शोध के लिए भी मैंने प्रस्ताव भेजा है कि और इस इलाके की जो जैव विविधता है वो केवल मध्य प्रदेश की नहीं और केवल भारत की नहीं, वो पूरे मानवता की एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो उसके लिए भी मैंने प्रस्ताव भेजा है कि कैसे यहाँ की जैव विविधता को और पर्यटन से जोड़कर और इसको कैसे और अधिक समृद्ध किया जाए। तो इस तरह से कई सारे प्रस्ताव हमने बनाए हैं और एक प्रस्ताव मैंने राज्य सरकार को ये भी भेजा है जी कि शहडोल संभाग में जो बाणसागर डैम है, जी तो बाणसागर डैम बनने से जितनी परेशानी हुई वो तो शहडोल के लोगों ने झेली, जी लेकिन बदले में इनको मिला विस्थापन। जी जी तो मैंने प्रस्ताव ये भेजा है कि उसके अंदर जल पर्यटन और जल परिवहन प्रारंभ किया जाए, जिससे हमारे गांव की आपसी दूरियां घटकर और ग्रामवासियों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आप सोचिए कि आज एक गांव से और दूसरे गांव में जाने में जहां 20 किलोमीटर लगते थे, आज वो बांध बन जाने की वजह से घूमकर जाना पड़ता है, तो 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अगर हम जल परिवहन प्रारंभ कर लेंगे तो दोबारा से वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की ही यात्रा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। तो जैसे ये कई, प्रस्ताव जैसे भी मैंने गोवा भेजा। गोवा है, बंगाल है, कई जगह वहां तो फेरीज चलती हैं कि पता चला कि 50-100 किलोमीटर की दूरी 5-7 किलोमीटर में ही कंप्लीट हो गई और लोगों को बिल्कुल, रोजगार भी मिलता है। लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटकों को जो है एक आकर्षण का केंद्र बनता है, वो बहुत सारे तो वाटर स्पोर्ट्स वहाँ होते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है कि बाणसागर डैम के डूब इलाके में और जल परिवहन प्रारंभ किया जाए। जी आपका सर एक शेर मैंने पढ़ा था कि झूठ कहने का तरीका सीखा और आप कहते हैं सलीका सीखा। ऐसे बहुत सारे शेर जो हैं सर, मैं आपके पढ़ के कई मंचों पर बाही बाही बटोर चुका हूँ। हालांकि मैं ये कह देता हूँ कि मैंने इसको कहाँ से उद्धृत किया है। तो समय पंख लगा के उड़ रहा है सर। मैं निश्चित रूप से एक अद्भुत व्यक्तित्व से उनकी, आपके दिल की सबसे करीब रचना मैं चाहूँगा सर कि उसको सुनूं और फिर इस प्रोग्राम को समापन तक ले जाऊं सर। मैं ये 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। जी तो कौन से मुंह से तुझसे मांगू कुछ, इतनी दौलत
बिना मांगे दे दी, जी हौसला लोहे का, जी दिल सोने का, और अब बालों में चांदी दे दी। जी जी। बहुत अद्भुत, बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से हमारे साथ अपने विचार साझा किए और शहडोल को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को लेकर, मध्य प्रदेश के मानव संसाधन को लेकर जो आपका विज़न है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो साकार हो और मध्य प्रदेश में शहडोल अपनी एक अलग पहचान स्थापित करे आपके कार्यकाल में, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो हम आदमी हैं, दुआ कीजिए, और हम आदमी रहें इसके लिए भी दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा कीजिए, और सीखना है तो जुगनुओं से सीखो, रोशनी हो ना हो जला कीजिए। तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। ऐसे ही संकल्प के धनी मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS, साहित्यकार, समाज सेवी, कर्मठ, उनके व्यक्तित्व में इतने अलंकार, जितने भी अलंकार होंगे अगर लगाएंगे तो कम पड़ेंगे। तो उनसे जिस प्रकार से तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ है, निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आएगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।